नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक क्या नया हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ है। क्या हसास इदारे में यानी क्या पाक फ़ौज में कुछ बड़ी ऐसी तब्दीलियां होने वाली हैं जिसकी वजह से सियासी मंजरनामे में भी कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। इन दावों में यानी जिन दावों में ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली पाक फ़ौज में आने वाली है जिसकी वजह से शायद हुकूमत की तब्दीली भी अमल में आए, इन दावों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना और आखिर शहर इक़्तिदार में इस तरह की इतलात या आप कह सकते हैं कि इस तरह की अफवाहें कौन फैला रहा है और इस तरह के दावों की असल बुनियाद क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ के साथ और उनसे जुड़ा हुआ एक और हैरत अंगेज़ वाक़या क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो एक स्टांस था जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लिया, अब उस पर जो पाकिस्तान में दिफाई तज्ज़ियाकार थे, जो सियासी तज्ज़ियाकार थे और जो सफारती माहिरीन थे वो बार बार ख़बरदार कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये जो स्टैंस ये है तो पाकिस्तान के मफाद में एक तारीख़ी कदम उठाया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जो उन्होंने डू मोर के मुतालबे में कहा नो मोर, यानी अमेरिका के जो बार बार पाकिस्तान से मुतालबात होते थे उनके जवाब में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नो मोर और एब्सोल्युटली नॉट जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो इसके बहुत ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं और वो नताइज अब हमारे सामने भी आ रहे हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं यानी पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज़ वो मुतहर्रिक हो गई हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पाकिस्तान में बदअमनी दहशतगर्दी की एक नई वेव लाना चाहता है। और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िंदगी को भी शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इसमें एक तो जो बहुत संगीन मामला सामने आया है वो दासू में जो एक बस हादसे का शिकार हुई, जिसके मुतल्लिक पहले ये कहा गया कि ये बस जो है असल में एक हादसे की वजह से खाई में गिर गई थी, लेकिन अब ऑफिशियली इस बात की तस्दीक की गई है कि ये जो बस है इसका जो बाद में मलबा निकाला गया तो पता चला कि एक्सप्लोसिव कोई डिवाइस भी इस्तेमाल की गई थी, यानी कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था इस बस को टारगेट करने के लिए। और इस बस के अंदर चीनी वर्कर्स भी सवार थे जो कि हलाक भी हुए, जिसकी वजह से ये सारे जो ताने बाने हैं वो मिल रहे हैं सी पैक के ख़िलाफ़, जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान में सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर गवादर पर काम रुकवाना चाहती हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सज़ा देना चाहती हैं कि आपने आलमी इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से ऑफेंड किया। अब सी पैक की मुखालिफ क़ुव्वतें पाकिस्तान में कौन सी हैं ये हम सबको पता है, आपको भी पता है। भारत किस तरीके से सी पैक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुका है और इस मामले को वो आलमी फोरम्स पर भी लेकर गया है और ये पहली मरतबा बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है कि दासू में होने वाला वाक़या असल में एक हादसा नहीं था बल्कि दहशतगर्दी थी। और पहले बस के अंदर एक धमाका हुआ और धमाके के बाद बस जो है वो एक खाई में गिरी। दूसरी जानिब कुर्रम में एक IBO किया गया था, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। उस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक कैप्टन और एक जवान शहीद हो गए और ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी कि ये दहशतगर्दी की वेव जिस पर तकरीबन पाकिस्तान ने काबू कर लिया था और 90% जो दहशतगर्दों के नेटवर्क थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए थे और जो 10% बाकी रह भी गए थे
वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश थे और उनके पास कोई ऐसा फ़ाल किस्म का नेटवर्क नहीं था कि वो दहशतगर्दी की इन वारदातों को एग्जीक्यूट कर सकते। लेकिन कुर्रम एजेंसी में भी दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ और अब एक ताज़ा तरीन वाक़या हो गया है पसनी में, और पसनी में भी एक कैप्टन जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया है और पाक फ़ौज का एक जवान जो है वो भी पसनी में होने वाली दहशतगर्दी में शहीद हो गया है। अब इस पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में ये भी बताया कि ये जो तीनों अटैक्स थे, ये तीनों जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, ये इंटरकनेक्टेड हैं। इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है और जिस तरह से भारत की वहाँ सरमायाकारी डूब रही है, इस पूरे मामले का ताल्लुक बराह रास्त भारत से भी है और भारत के पीछे एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी है जो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज को और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस बात की सज़ा देना चाहते हैं कि जिस तरह से माजी की हुकूमतों में आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात पूरे किए जाते रहे, इस मरतबा आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात ना मानने की पाकिस्तान ने जुर्रत कैसे की। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त सबक सिखाने की ज़रूरत जो है वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट महसूस कर रही है और ये तमाम दहशतगर्दी की जो लहर है इसके ताने बाने आलमी इस्टेब्लिशमेंट और भारत की जो रा एजेंसी है उससे मिलते हैं और अफ़गानिस्तान की जो होस्टाइल एजेंसी रा के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती रही है पाकिस्तान के अंदर, इसके ताने बाने उससे भी मिलते हैं। वरना दासू में चीनी वर्कर्स की बस पर अटैक होना ये तो बिल्कुल ही एक नाकाबिले समझ बात थी कि एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी तकरीबन काबू में आ चुकी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ और इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब हुआ कि देखें पाकिस्तान के अंदर जो चीनी वर्कर्स हैं यानी जो गैर मुल्की वर्कर्स हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो तक भी महफूज नहीं। दूसरी जानिब भारत के जो 2 तैयारे थे वो भी पकड़े गए जो अफ़गानिस्तान में बज़ाहिर इनखला के नाम पर इस्तेमाल हुए, लेकिन उसके अंदर अफ़गान हुकूमत को असलहा फ़राहम किया गया ताकि वहाँ एक खाना जंगी शुरू हो, एक वहाँ पे बदअमनी हो और एक ऐसी सूरत हाल बने कि जो पूरा अफ़गानिस्तान में एक सूरत हाल बन सकती है अमेरिका के इनखला के बाद, वो किसी सूरत ऐसी सूरत हाल ना बने जो कि पाकिस्तान के हक़ में हो। यानी भारत की अपनी पूरी जो सरमायाकारी है जो उसने अफ़गान हुकूमत पर की थी, अफ़गान अवाम पर नहीं, उस सरमायाकारी को बचाने के लिए भारत अब आग और खून के खेल रहा है जिसका निशाना पाकिस्तान और पाकिस्तानी भी हैं और अफ़गानिस्तान और अफ़गानी भी हैं। यहाँ तक कि अब हुआ ये है कि भारत के जो कौंसल खाने हैं और भारत के वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट्स थी मुख्तलिफ, वहाँ से 3-4 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी में नोट भी बरामद हुए हैं। यानी उस सारे पैसे को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रा और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल करती थीं। तो ये तो था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो एक स्टांस था उनका पार्लियामेंट में और अमेरिका को अड्डे ना देने के मामले पर। तो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है और ISI हेडक्वार्टर्स का आज सदर मुमलिकत ने दौरा भी किया है और ISI चीफ ने वहाँ सदर को ब्रीफिंग भी दी है, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उज़्बेकिस्तान गए हैं ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उस हवाले से भी और इस खित्ते में जो तरक्की का एक पोटेंशल है उस पर बातचीत की जा सके। बहरहाल अब इसी पूरी सूरत हाल में थोड़ा सा सियासत पर भी बात करते हैं। तो मामला ये है कि मरियम नवाज़ जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम पर हैं इस वक्त, पहले तो उन्होंने अपना एक ऐसा बयानिया दिया था जिससे ये लग रहा था कि मरियम नवाज़ बिल्कुल शहबाज शरीफ की पॉलिसी पर आ गई हैं। यानी उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जो बच्चे हैं, जो फ़ौजी डिप्लॉयमेंट है यहाँ, इनमें मुझे अपना बेटा नज़र आता है और हमारा जो स्टांस रहा है वो कभी भी पाक फ़ौज के जवानों के ख़िलाफ़ नहीं रहा, बल्कि हमने तो फ़ौजी क़यादत के अल्फाज के बजाय उन्होंने ये कहा
कि हमारा स्टांस कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़ रहा है। यानी उनका इशारा जो था वो ये था कि हम तो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के बारे में बात करते रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, लेकिन ये जो पाक फ़ौज के जवान हैं ये हमारे अपने जवान हैं। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने सिलेक्टर्स की ऐसी गर्दान की एक तकरीर के दौरान, और बार बार सिलेक्टर्स का नाम लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर वो जब तनकीद कर रही थी, तो असल में उनकी जो तोपों का रुख था उस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ही थी, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद। यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया कि अब इदारों को मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर वापस आना पड़ेगा, और ये एक बड़ी पुरस्कार बात थी। इसी वजह से कुछ हलकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाक फ़ौज के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और इस तब्दीली की बुनियाद पर ही मरियम नवाज़ ने ये स्टेटमेंट दिया कि अब इदारों को मियां नवाज शरीफ का बयानिया अपनाना होगा, और वो भी मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये कहा कि इदारे में कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं, और इन तब्दीलियों से एक हुकूमत में तब्दीली भी आ सकती है। फिर मार्च 2022 में इलेक्शन की बात भी की गई। अब ये दावे अपनी जगह, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। एक तो मामला ये है कि पाक फ़ौज में जो तकर्रर और तबादले होते हैं, तकर्रियाँ और तबादले, ये प्रमोशंस और ट्रांसफ़र्स, ये इनका एक अपना साइकिल होता है, और ये बहुत मामूल की बात होती है। मिसाल के तौर पर जैसे डीजी आईएसआई की जानिब इशारा किया जा रहा है जनरल फैज़ की जानिब, तो उन्होंने अभी तक कोर कमांड नहीं की, और जब जनरल बाजवा रिटायर होंगे तो जो टॉप 4 सीनियरिटी लिस्ट में जो जनरल्स होंगे जो पोटेंशली अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं, तो उन 4 सीनियर तरीन जनरल्स में जनरल फैज़ का नाम भी होगा। यानी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जो जब उनका दूसरा टेन्योर ख़त्म होगा, तो जनरल फैज़ हमीद उन 4 जनरल्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा समेत उन जनरल्स में शामिल होंगे जो सीनियरिटी लिस्ट में 4 नंबरों पे होंगे, यानी टॉप 4 में होंगे। तो अब ये बात की जा रही है कि शायद डीजी आईएसआई का कोई तबादला वगैरह होने वाला है, लेकिन इसमें असल बात यह है कि डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद उन्होंने अभी तक कोई कोर कमांड नहीं की, और अगर कोई तब्दीली आती भी है, मिसाल के तौर पर आईएसआई में या जो दूसरे महकमे हैं पाक फ़ौज के ज़ैली महकमे, उनमें कोई तब्दीली आती भी है तो वो रूटीन की हो सकती है। अगर जनरल फैज़ को किसी कोर को कमांड करने के लिए भेजा जाता है और किसी और को भी डीजी आईएसआई लगाया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि डीजी आईएसआई को किसी सियासी वजह की बुनियाद पर उनको हटाया गया है, बल्कि उसकी वजह यह है कि उनका एक करियर है, उनको एक कोर भी कमांड करनी है, तो प्रॉबली उनको कोई कोर कमांड कराई जाए। और जो दीगर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की बात की जा रही है वो एक रेगुलर जो है बाकायदा मुस्तकिल अमल है जो पाक फ़ौज के अंदर जारी रहता है। हर 3 से 6 महीने बाद कुछ रिटायरमेंट्स होती हैं, फिर कुछ प्रमोशंस होती हैं। तो इन रिटायरमेंट्स कुछ प्रमोशंस को लेकर अब ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। कोई इस किस्म की तब्दीली जो है वो पाक फ़ौज के अंदर नहीं आने वाली जिससे कोई हुकूमत की तब्दीली जुड़ी हो। बहरहाल दूसरी जानिब जो मरियम नवाज़ हैं उनकी एक तो मामला वो सामने आया था कि जिसमें उन्होंने एक ऐसी तस्वीर कश्मीर में कैंपेन के दौरान लगा दी एक जगह पे खड़े होके कि वहीं उन्होंने एक फ़ोटोशॉप तस्वीर मियां नवाज शरीफ की भी लगा दी और ये कहा कि कश्मीर से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। और बाद में पता चला कि वो फ़ोटोशॉप पिक्चर थी। मरियम नवाज़ को वो पिक्चर डिलीट भी करना पड़ी थी। बहुत ट्रेंड भी चले थे मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर। और अब एक नया मामला सामने आया है और वो मामला ये है कि मरियम नवाज़ की जो कहूटा बाज़ार में जो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया उसके मुतल्लिक मरियम नवाज़ ने यह दावा किया कि मैं तो यहाँ से गुज़र रही थी और लोगों को जब पता चला कि मरियम नवाज़ की यहाँ से गाड़ी गुज़र रही है तो वो अज़ खुद इकट्ठे हो गए बहुत बड़ी तादाद में और उन्होंने मेरे लिए नारे लगाए, मियां नवाज शरीफ के हक़ में नारे लगाए। और ये जो क्राउड था इसको इकट्ठा करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, ये अज़ खुद आया और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। लेकिन अब हुकूमती रहनुमाओं ने भी और शहबाज गिल ने और जो दीगर हुकूमती रहनुमा हैं
उन्होंने कुछ ख़त की कॉपियां शेयर की हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से लिखे गए थे वहाँ के लोकल्स को, यानी मकामी लोगों को, और उनसे कहा गया था कि मरियम नवाज़ इस वक्त कहूटा के बाज़ार से गुजरेंगी, मेरी आपसे ज़ाती दरख्वास्त है। शाहिद खाकान अब्बासी के नाम से ख़त लिखा गया था। शाहिद खाकान अब्बासी के नीचे सिग्नेचर भी थे, उनका नाम भी था कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग आएँ और मरियम नवाज़ का इस्तकबाल करें। यानी वो बात जो मरियम नवाज़ ने की थी कि ये लोग अस खुद आ गए, वो हुकूमती रहनुमाओं ने वो ख़त जो है वो शेयर करके उसको मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया। और फिर सोशल मीडिया पर एक और तूफ़ान आ गया मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलने लगा कि जिस तरह की जालसाजी उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ की फ़ोटोशॉप पिक्चर में की थी, उसी तरह की जालसाजी उन्होंने इस मामले पर भी की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।